गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, हम अभी तक अपने इन्वेंट्री मॉडल्स कर रहे थे जिसके अंदर हम शॉर्टेज नॉट अलाउड, शॉर्टेज अलाउड वाले मॉडल्स कर चुके हैं। अब आज जो हमने मॉडल करना है वो है EOQ मॉडल विद यूनिफॉर्म रिप्लेनिशमेंट। देखिए, अभी तक हमने जितने भी मॉडल्स किए हम ये एज्यूम कर रहे थे कि रिप्लेनिशमेंट रेट इंस्टेंटेनियस है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है कि हम मंगवाएं और एकदम से माल आ जाए? या फिर मान लीजिए हमारी जो फर्म है वो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन के अंदर एक ही दिन के अंदर हम सब कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हर केस में ऐसा नहीं होता कि रिप्लेनिशमेंट रेट इंस्टेंटेनियस हो। इन केस ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स हम धीरे धीरे प्रोड्यूस करते हैं और अकॉर्डिंग टू डिमांड हमारा जो भी आइटम है वो सेल होता रहता है। तो देखिए, कई बार हमारे पास, देखिए अब प्रोडक्शन हमें करनी है तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट टाइम भी लगेगा, यानी कि जो हमें प्रोड्यूस करना है उसे प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम भी चाहिए। तो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ हमारे पास इंक्रीमेंट होगा प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि जितना हमारे पास इन्वेंट्री रखी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। देखिए, अब दो केसेस हैं। अगर तो डिमांड जितना हमने प्रोड्यूस किया उससे ज़्यादा है तो उस केस में तो शॉर्टेज रहेगी, और अगर हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो ज़्यादा है और डिमांड कम है, उस केस में क्या होगा, वो डिमांड फुलफिल करने के बाद भी, यानी कि जितना हमें आज के दिन हमारा सेल हुआ उसको सेल करने के बावजूद भी इन्वेंट्री के अंदर कुछ ना कुछ बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस जिनके अंदर हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ हमारे पास इन्वेंट्री का लेवल इंक्रीज होगा, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, देखिए अब आप इस मॉडल को देख रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप ऑलरेडी पिछले मॉडल्स देख चुके हैं। अगर आपने अब तक एक भी मॉडल देखा है तो सारी अजम्पशंस एज इट इज़ वही हैं पिछले मॉडल से ऐसी, यानी कि एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं तो पिछली अजम्पशंस अभी तक हम कौन कौन सी लेट करके चलते थे। फर्स्ट, हमारे पास डिमांड कांस्टेंट है और नॉन है। रिप्लेनिशमेंट आज तक हमने इंस्टेंटेनियस लिया, लेकिन इस केस के अंदर हम यूनिफॉर्म रिप्लेनिशमेंट लेंगे। लीड टाइम क्या था, पहले 0 था, लेकिन इस केस में हम लीड टाइम वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। परचेजिंग कॉस्ट कांस्टेंट भी और पता भी है कितनी है। कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर कांस्टेंट एंड नोन। ये सारी अजम्पशंस वो हैं जो पिछले मॉडल्स में मैं आपको हर मॉडल में करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने ये अजम्पशंस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक बार कोई पिछला मॉडल देख लीजिए, उन मॉडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब शॉर्टेज इस केस में अलाउड है या नहीं, ये क्वेश्चन की बात है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये, इस केस के अंदर यूनिफॉर्म रिप्लेनिशमेंट का जो अब हम मॉडल कर रहे हैं उस केस में हम मान रहे हैं कि शॉर्टेज अलाउड नहीं है। विदाउट शॉर्टेज का हम केस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अजम्पशन सबसे पहले लिखते हैं हम किसी भी मॉडल की, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर एग्ज़ाम में हमारे पास आ जाए कोई भी मॉडल तो सबसे पहले आपने उसके बारे में, जैसे अब इसके अंदर यूनिफॉर्म रिप्लेनिशमेंट है तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद उसकी अजम्पशंस, उसके बाद उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड उसके बाद हम जो सारी वैल्यूज़ निकालते हैं ताकि हम क्यू स्टार की वैल्यू तक पहुंच सके। व्हाट इज़ क्यू स्टार? क्यू स्टार इज़ EOQ। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए, अब इस ग्राफ में मैं आपको बता दूं, इस साइड तो हम एज इट इज़ वही लेंगे जो अब तक हमने लिया है, इन्वेंट्री लेवल। एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, टाइम पीरियड। दिस इज X, Y एंड O। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हम क्या करते थे, जब इसका ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करते थे तो देखिए इस टाइप से ग्राफ जाता था स्टार्टिंग में, यानी कि हमारे पास लीड टाइम 0 था, हमारे पास इन्वेंट्री फुल हुआ करती थी और उसके बाद वो एकदम से घट जाती थी। लेकिन अब यूनिफॉर्म रिप्लेनिशमेंट का केस है, इसके अंदर हमारे पास स्टॉक धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एक टाइम के बाद जब हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन रुक जाएगी, उसके बाद
इन्वेंट्री का लेवल डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन तो रुक गए, सिर्फ डिमांड ही डिमांड है, तो इन्वेंट्री धीरे धीरे कम होती जाएगी। उसके बाद जब हमारे पास इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक ज़ीरो बच गया, उसके बाद अगेन यही प्रोसेस स्टार्ट। मान लीजिए यहाँ तक था, मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे पास सेम रहेगी हर बार, यहाँ पर आकर प्रोडक्शन रुक गई, देन सिर्फ इन्वेंट्री में से सेल होगा। देखिए जिस टाइम तक प्रोडक्शन भी हुई और डिमांड भी थी उसको हम T1 से लिखेंगे, और जिस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्शन नहीं हुई सिर्फ डिमांड थी उसे हम कहेंगे T2 टाइम। पूरा टाइम कितना है, एक साइकिल का T। ऐसे ही इस केस में भी देखिए हाफ टाइम T1 था और हाफ T2। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए आरपी हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, देखिए आरपी हमारे पास है रिप्लेनिशमेंट रेट, ठीक है। और आरडी हमारे पास क्या है, डिमांड रेट इन यूनिट्स। देखिए आरडी डिमांड रेट के लिए यूज़ करना है हमें और आरपी रिप्लेनिशमेंट रेट के लिए, ठीक है। देखिए इस टाइम पे पर यूनिट टाइम के अंदर रिप्लेनिशमेंट थी आरपी माइनस, क्योंकि रिप्लेनिशमेंट मतलब कितना स्टॉक आज के दिन में प्रोड्यूस हुआ, माइनस कितनी डिमांड थी उतना ही तो स्टॉक इन्वेंट्री में जाएगा। मान लीजिए आप 100 यूनिट रोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आपकी डिमांड 60 यूनिट की है, तो आप इन्वेंट्री के अंदर 40 ही तो डाल सकते हैं ना, जो आपके पास स्टॉक बचा। तो कितना रिप्लेनिश हुआ, कितना स्टॉक बनाया और माइनस में कितनी डिमांड थी आरडी। यहाँ के बाद प्रोडक्शन रुक गई और इसके बाद हमारे पास सिर्फ डिक्रीज होगा, यानी कि डिमांड के अंदर डिमांड तो सेम कांस्टेंट है ना, तभी हमारा ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल कांस्टेंट रेट से घट रहा है। डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली रोज की डिमांड सेम है लेकिन प्रोडक्शन रुक गई है, ठीक है, प्रोडक्शन रुक गई है और डिमांड कांस्टेंट है। इसका मतलब पर यूनिट टाइम यहाँ पर जो डिक्रीज है वो आरडी आएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डिमांड है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेंट्री था, यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज इन इन्वेंट्री, क्योंकि देखिए यहाँ पर ग्राफ इंक्रीजिंग था और यहाँ पर ग्राफ डिक्रीजिंग था। और टोटल टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टाइम फॉर ईच ऑर्डर साइकिल हमने T से लिया है, जहाँ पर T1 वो टाइम था जिस टाइम पे प्रोडक्शन भी हुई है और T2 वो टाइम था जिस टाइम पर सिर्फ डिमांड थी और इन्वेंट्री लगातार घट रही थी। अब यहाँ पर देखिए अभी तक भी हम क्या लेते थे, Q इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि देखिए जब मैक्सिमम हमारे पास स्टॉक था इस लेवल को हम Q बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए Q हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर ऑर्डर साइकिल है, तो अगर हमें टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग यानी कि T1 निकालना है, जिस टाइम पे प्रोडक्शन चल रही थी उस टाइम को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, Q अपॉन में रिप्लेनिशमेंट रेट, ठीक है। देखिए यहीं पे अगर हमें मान लीजिए टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट निकालना होता, टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, तो हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन रिप्लेनिशमेंट रेट। अब यहाँ पर Q है नंबर ऑफ यूनिट, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन में रिप्लेनिशमेंट रेट, रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट। अब देखिए इन्वेंट्री जिस टाइम पे हमारा स्टॉक बढ़ रहा था, यानी कि जिस टाइम पे ग्राफ ऐसे था, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास इन्वेंट्री कितनी होगी, इन्वेंट्री मैंने आपको ग्राफ में ही बता दी थी, रिप्लेनिशमेंट रेट माइनस डिमांड रेट, यानी कि इन्वेंट्री उतनी इकट्ठी होगी जितना हमारे पास उस दिन में रिप्लेनिश हुआ माइनस जितना डिमांड थी। अब देखिए
हमें अगर मान लीजिए किसी टाइम पर हमें इन्वेंट्री निकालनी है, या फिर मैं आपको कहूँ कि मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी होगी, यानी कि जो इन्वेंट्री का लेवल था, जैसे इस टाइप से ग्राफ था, तो ये मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी होगी हमारे पास, तो उसे हम कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल्स टू रिप्लेनिशमेंट रेट माइनस डिमांड रेट इनटू में टाइम। और इस टाइम पे, जिस टाइम पे रिप्लेनिशमेंट हो रही थी, हमने टाइम t1 ही मान रखा था, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, अब देखिए मुझे क्या निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारे पास इस रेट से इंक्रीज हो रही थी, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इतना था, और अगर एवरेज इन्वेंट्री मुझे निकालनी है तो मुझे मैक्सिमम इन्वेंट्री प्लस मिनिमम इन्वेंट्री लेवल अपॉन 2। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल हमें पता है कि 0 है, तो मैक्सिमम प्लस 0.2 हमारे पास आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है हमें, कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। अभी तक भी तो हम यही निकालते आए हैं ना हर मॉडल के अंदर। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एन सी नॉट। एन हमारे पास क्या होता है, D/Q C नॉट। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने में कोई भी चेंज नहीं है, जैसे पहले निकालते थे वैसे ही हमें अब की बार भी निकालना है। अब बारी आती है कैरिंग कॉस्ट की। देखिए कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, Q/2 इंटू 1 माइनस RD/RPCH। देखिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, मैंने ये फॉर्मूला कैसे लिखा, अब आपको मैं वो बताती हूँ। देखिए एक बार ध्यान से, अभी तक हमें कैरिंग कॉस्ट निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, सिंपली हम क्या करते थे, एवरेज इन्वेंट्री को होल्डिंग कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई। तो होल्डिंग कॉस्ट तो यही है, अगर हम इसको एवरेज इन्वेंट्री दिखा दें कि यही हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, मैं बता रही हूँ अब आपको कि ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी। तो देखिए एवरेज इन्वेंट्री क्या थी, RP माइनस RD/2 इंटू T1 नहीं लिखेंगे हम, T1 की जगह Q/RP, क्योंकि हमें पता है ना T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, T1 की वैल्यू हम यही लिखेंगे जो इस इक्वेशन से आई थी। अब देखिए Q/2 मैं बाहर ले आई, RP को इन दोनों से डिवाइड किया, RP/RP इज 1 एंड सेकेंड इक्वेशन ये देखिए RP/RP 1 माइनस RD/RP, ठीक है। यही एज इट इज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। कैरिंग कॉस्ट पहले भी हर क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री इनटू में होल्डिंग कॉस्ट था, और आज भी वही है, इस मॉडल में भी वही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जब हम निकालते हैं, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, जब भी हमें जिस भी क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना हो, हम कैसे निकालते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि D/CQC नॉट प्लस में Q/2 1 माइनस RD/RPCH, ठीक है। अब एक बार आप देखिए, अभी तक हम क्या करते थे बाकी के मॉडल्स के अंदर, मैं आपको फिर कह रही हूँ, अगर आप यही मॉडल फर्स्ट देख रहे हैं, इससे पहले आपने कोई मॉडल नहीं देखा, तो एक बार पिछले मॉडल्स देख लीजिए, स्पेशली व्हेन शॉर्टेजेस आर अलाउड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हर क्वेश्चन में निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इस इन्वेंट्री को हम, इस लेवल को हम मिनिमम दिखाते हैं। मिनिमम दिखा के, मिनिमम हम कैसे दिखाते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू इक्वल टू 0 इक्वेट करके उसके बाद क्यू की वैल्यू निकालेंगे। जो भी क्यू की वैल्यू आएगी डेट इज मिनिमम। मिनिमम क्यू का मतलब क्या है, ई ओ क्यू की वैल्यू आई है वो, यानी कि क्यू स्टार, और वही हमारा मेन मोटिव होता है मॉडल का। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा। ये एज इट इज स्टेटमेंट में एक बार दोबारा लिख लेती हूँ, ध्यान से देखिए। अब आप, मैंने टी सी की वैल्यू एज इट इज प्रीवियस पेज से लिख ली। अब मैंने आपको क्या कहा था, मुझे इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस डी अपॉन क्यू स्क्वायर सी नॉट प्लस, देखिए डी सी नॉट कॉन्स्टेंट है, क्यू 1 अपॉन क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू माइनस 1 बाई क्यू स्क्वायर, क्यू बाई 2 यानी कि 1/2, बाकी तो कॉन्स्टेंट है ही वो एज इट इज इक्वल टू 0 रख दिया। इक्वेट किया तो डी अपॉन क्यू स्क्वायर सी नॉट, ये चीज़ वहाँ चली गई, और 1/2 1 माइनस आर डी अपॉन में आर पी सी एच। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। इसके बाद अगर मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो 2d सी नॉट अपॉन में सी एच, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाकर डिवाइड में, और इनका एलसीएम जब हम लेंगे, या एक बार आप इसे अपॉन में ही लिख दीजिए। अब मैं इसका एलसीएम लूँगी, आर पी तो चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बच जाएगा, सी एच आर पी माइनस आर डी, ये एलसीएम लेके वैल्यू आई है इसकी। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, मैं इसको अगर क्यू स्टार की मुझे वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि इस पॉइंट पे इक्वल टू 0 करके जो हमारे पास क्यू आएगा डेट इज ई ओ क्यू यानी कि क्यू स्टार। तो क्यू स्टार निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसी वैल्यू के ऊपर रूट लगा देना है, आर पी माइनस में आर डी। तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई है, ये पूरी क्यू स्टार की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए हर मॉडल के अंदर हम क्या करते थे, एन स्टार की वैल्यू भी निकालते हैं। हमें पता है एन स्टार सिंपली क्या है, डी अपॉन में क्यू स्टार। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए क्यू स्टार की अपॉन में एक बार वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर डी है, अंडर रूट में जाके डी स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में क्यू स्टार है तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाएगा और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। कैंसल आउट, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ डी सी एच आर पी माइनस आर डी अपॉन में 2c नॉट आर पी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। और भी हम इसमें से क्या चीज़ निकाल सकते हैं, T1 निकाल सकते हैं। T1 हम देखिए ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर देख चुके हैं। व्हाट इज T1? T1 इज नथिंग बट Q स्टार अपॉन में आर पी, Q स्टार अपॉन में आर पी। आपके पास Q स्टार की वैल्यू है, बस आपको अपॉन में आर पी रखना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी। इक्वेट करके हमारे पास आंसर आएगा 2d सी नॉट सी एच आर पी माइनस में आर डी। ठीक है, और अगर आपको टी सी स्टार भी निकालना हो तो सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, इस इक्वेशन के अंदर आपको Q की जगह Q स्टार की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास जो टी सी स्टार की वैल्यू आ जाएगी, Q को Q स्टार से रिप्लेस करने के बाद आप इजीली उसको कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 2 या 3 मॉडल्स देख चुके हैं, 1 माइनस में आर डी आर पी, क्या करना है आपको, इसी वैल्यू के अंदर Q को Q स्टार से रिप्लेस करना और इक्वेट करना है, आपके पास यही वैल्यू आएगी, आई एम श्योर। ठीक है, तो हर मॉडल के अंदर आपका मेन मोटिव क्या होता है, T1 या T की वैल्यू निकालनी, N स्टार की वैल्यू निकालनी, Q स्टार एंड फाइनली TC स्टार। अगर आप 1 या 2 मॉडल अच्छा से कर चुके हैं तो किसी भी मॉडल के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। 1 या 2 अजम्पशंस हर मॉडल के डिफरेंट हैं, बाकी सब कुछ हर मॉडल का सेम है। तो आज इस लेक्चर के अंदर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
हम एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म रिप्लेसमेंट वाले मॉडल के रिप्लेनिशमेंट और अपने पिछले मॉडल यानी कि व्हेन शॉर्टेजेस आर अलाउड उस मॉडल के एग्जाम्पल्स और इस मॉडल के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस टाइप से हमें एग्जाम्पल्स को अटेम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक था। आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching my video. Have a nice day.